बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। आज के हालात आपके सामने हैं। मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके सामने है वो ये कि इंतखाबात अगर होंगे तो किस वक्त होंगे। जो एक जंग जारी है सियासी जमातों के दरमियान, यानी वो सियासी जमातें जो कि हुकूमत में भी इकट्ठी रहीं, आज एक दूसरे के तकरीबन दस्तों गिरबा है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आइन के अंदर मौजूद है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। आज तो JUIFA ने भी कह दिया कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना लाजमी है और हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन हमें इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो ये कहती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों, इंतखाबात हों, लेकिन यकीनी तौर पर जब हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तभी होंगे। बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है मुस्लिम लीग नून के हल्का बंदियों के बाद फ़ौरन इंतखाबात हो जाएंगे। ये वो मसला है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों का है। अवाम का भी हो सकता है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कुछ और है। आपने सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त डिवोर्स्ड हैं टू द रियलिटी दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। और वो ये है इस वक्त एज वी स्पीक कि पाकिस्तान के अंदर सोरिंग गैस प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, फूड इन्फ्लेशन है, यानी इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम बाकायदा तौर पर बाहर निकल आए हैं। हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस तलब करनी पड़ रही है। बहुत सी जगहों पर हमले हो रहे हैं। वजीराबाद के अंदर तो बताया जाता है कि मस्जिद के अंदर हल्फ लिया गया है कि बिजली के बिल नहीं जमा कराने, यानी मामलात और हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। अगर इसकी मुमासलत आप देखें तो बाय एंड लार्ज डेमोग्राफिक्स फ़र्क हो सकते हैं, तर्ज अमल फ़र्क हो सकता है, लेकिन लैटिन अमेरिका का मुल्क अर्जेंटीना भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। वहां पर भी आज के वक्त अगर क्राइसिस है तो यही है। वहां पर लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वहां पर तो दुकानों के अंदर घुसकर लूट खसूट शुरू कर दी गई है, और वो भी एक वजह से कि वहां पर स्काई रॉकेट कर गई है इन्फ्लेशन। पाकिस्तान के अंदर भी हालात यही है। कोई इसे इनकरेज नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर इतनी रेस्टिवनेस हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन आज लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। आपने खवास का यानी ख़ास लोगों का तो मसला देख लिया, उनको एक दूसरे से इस बात पर एतराज़ है कि इलेक्शन कब नहीं होना, लेकिन अवाम का सेंटिमेंट वो भी आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज बिजली के बिलों के हवाले से लोग किसको गालियाँ दे रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? ये तो निगरान हुकूमत है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। अभी तो 8,000, 9,000, 12,000, अभी हमको 9,000, अगले महीने 8,000 आया था। 16,000 रुपए बिल आया, सिर्फ पंखा और 3 जने हम हैं। 13,000 रुपए का बिल आया और एक पंखा चलता है। निगरान हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, उसने गरीब तबका रहने नहीं देना। ओ भाई क्यामत है क्यामत। 199 यूनिट पे 3,000 और 201 यूनिट पे 8,000। बिजली का बिल जब 10 रुपए यूनिट आ जाएगा तो बिल अदा करेंगे। पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि एक साथ और 1.5 महीना मुद्दत के लिए हड़ताल की कॉल दे दी है। समा से गुफ्तगू करते हुए तमाम, अब ये एक सैम्पल साइज होता है, लोगों का सेंटिमेंट है, आप इसको क्रश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करता है जब लोग गुस्से में आते हैं। और फिर जब आप ये बात करते हैं कि आप इलेक्शन में जाएंगे, आप सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी और फिर तब्दीली लाएंगी, तो वो तब्दीली इस वक्त कौन प्लेज कर सकता है? मुल्क के अंदर जो हालात हैं, घूम फिर कर बात इसी पर आती है कि निगरान हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत, जैसे शहरी रहमान साहबा ने कहा, चेयर टेकर हुकूमत ना बन जाए। ये खदशात आज भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, और इलेक्शन बहरहाल होना बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस पर इबाम अपनी जगह मौजूद है। सियासी जमातों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमारे सामने मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जवाहरी साहब आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बाकायदा तौर पर CCI के फैसले के खिलाफ जा भी चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी प्रेस रिलीज भी इशू कर चुकी है, आइनी पोजीशन भी उनके सामने रखेंगे, उनसे रहनुमाई चाहेंगे इसके ऊपर। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, नाकिद रहे हैं। मुल्क के अंदर जो तब्दीली प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वो पहला हो, दूसरा हो, या अब जो निगरान हुकूमत का है शायद वो तीसरा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा हमें काज़मी साहब बताएं कि क्या हो रहा है। जनाब अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो हुकूमत गई उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर का ओहदा रखते थे, और उस हुकूमत का ये क्लेम है कि हम तो गए तो हमने बड़ा क्राइसिस अवर्ट किया और स्टैंड बाय एग्रीमेंट करवा गए। बट मेरे और आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो बिजली के बिल तो हैं, जो कि आपके घरों में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, हम सबके घरों में आते हैं, लेकिन
तब्दीली ऐसे ही आएगी जब इलेक्शन होंगे। सबसे पहले ताहिर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये इलेक्शन से सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहते हैं आपको लग रहा है कि भाई इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फरवरी में हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, JUI, फे और PTI को तो है ही, वो हर एक को यही है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो चली भी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी CCI का जो ये फैसला है ये अनवांटेड डिले ले आया है इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? देखिए, बतौर सियासी वर्कर अगर मैं देखूं तो इस वक्त मुझे इलेक्शन बहुत सूट करता है, स्पेशली अपने हल्के में। हमारे मुखालफिन इस वक्त जो हैं तजब्जुब का शिकार हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात पंजाब में है, तहरीक इंसाफ, वो मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है। इलेक्टेबल्स ने जौक तर जौक उनको छोड़ा है और इस वक्त उनके पास ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ इलेक्टेबल्स की भी और पॉलिटिकल वर्कर्स की और जो तंजीम मौजूद होती है वो उनको मुयसर नहीं है इस वक्त। पीपल आर इन हाइडिंग, लोग डरे भी हुए। मैं ये समझता हूँ कि हमें तो बड़ा एडवांटेज है इस वक्त। बट देखिए, जब 40 अरब रुपए लगा के सेंसस हुआ है, इतनी बड़ी वर्क फोर्स, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, इतना टाइम लगा है रियासत का, इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट के तमाम पार्टनर्स जिनका बड़ा एहतराम है, ये सारे उन फैसलों में हिस्सेदार थे। मशावरत के बाद ये मामला हुआ है और सेंसस जिस दिन अप्रूव हुआ है, आप कह देना कि जी नहीं वो डिलिमिटेशन ज़रूरी नहीं है। भाई सेंसस जिस दिन अप्रूव हो रहा था तब पता था कि डिलिमिटेशन होनी है, तभी आपके एक इलेक्टेड CM जो सिंध के हैं वो सेंसस में उन्होंने वोट दिया और सेंसस के हक में वोट दिया। उससे पहले जब सेंसस काबीना ने अप्रूव किया कि ये मरदमशुमारी का पूरा प्रोसेस होना है, तमाम कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से कोई डाइसेंट नहीं आया। अब अगर इतराज़ आ रहा है तो मैं समझने से कासिर हूं कि क्यों आ रहा है। नहीं, पर आपको ये मौका परस्ती लगती है, क्या लगती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो चले एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इसको ले गए अदालत के अंदर और उनका कहना, उनके प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि इससे तो सीटें बढ़ेंगी। लेकिन तारड़ आपके यानी हमारे जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी नहीं, इससे सीटें नहीं बढ़ेंगी। सीटें तो देखें, आईनी तरमीम के बगैर सीटें नहीं बढ़ सकती, प्रोविंशियल एलोकेशन इंक्रीज नहीं हो सकती, वो आइन में दर्ज है। मगर अब क्या किया PTI ने, इन्होंने पंजाब में नए अजला बनाए, तौसा का जिला बना, तलागंग का जिला बना, वजीराबाद का मेरा अपना जिला बना। वो तो सब वो तो रिवर्स नहीं, वो दोबारा रिस्टोर हो गया। इस वक्त नए डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीट एलोकेशन है उसमें फर्क आएगा। अब हाफिजाबाद का जिला है, पूरे जिले में एक सीट है, इतनी बड़ी आबादी के ऊपर। तो देखें, जहां पे सीटों का मामला है प्रोविंशियल एलोकेशन सेम रहेगी, मगर डिस्ट्रिक्ट्स की सीटों में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक तो है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि 40 अरब रुपया लगा के सारे फैसले करके सेंसस करके आपको ये लगता है कि जो सेंसस था उसका नेट इफेक्ट ये होना था कि डिलिमिटेशन होनी थी, अवॉइड नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि डिलिमिटेशन का 51 के अंदर जिक्र नहीं आता। देखिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि जब भी आपकी मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदी उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और वो दर्ज है हर चीज। मगर आखिरी बात देखें, ये तासुर खत्म होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये दिसंबर 14 तक शेड्यूल जो दिया इलेक्शन कमीशन ने पूरा हो जाता है तो फरवरी 19-20 को इलेक्शन मुमकिन है। 19 या 20 फरवरी, बिल्कुल, ये कैलकुलेटेड 54 दिन है जी, बिल्कुल, मतलब 19 या 20 फरवरी। और आपकी मुलाकात हौसला अफजा रही इलेक्शन? देखिए, हमारी इलेक्शन कमीशन से डिलिमिटेशन पे डिटेल में बात हुई, कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हुई, इलेक्शन डे मैनेजमेंट जो RTS बैठ गया। इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं? ही इज कॉन्फिडेंट के में इंतखाबात। देखिए, इलेक्शन कमीशन का भी यही इंटेंट है कि 54 दिन के अंदर अंदर वंस डिलिमिटेशन कंप्लीट होती है 14 दिसंबर को, 54 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन है और होने चाहिए। ठीक, आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने ये अब क्योंकि दौरे हुकूमत PMLN का था, ये लीड कर रहे थे उस कोलिशन गवर्नमेंट को, आपका एतराज़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये भी सामने आ गया कि जी सीटें तो इसलिए भी नहीं बढ़ सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो इनके किसी के पास स्ट्रेंथ थी नहीं। लेकिन इनके बकौल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि अगर सेंसस हो गया है और वो सर्टिफाई हो गया है तो फिर डिलिमिटेशन होगी। लेकिन आपने जो उसको असेल किया है सारे मामले को, आप ये फरमाते हैं, आपका मौक़िफ़ ये है कि जी वो CCI है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर 2 निगरान वज़राए आला थे। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कंटेंशन यही था कि 2 निगरान वज़ीर आज़म जो इलीगल बैठे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी
और ऑर्डर था कि जी इलेक्शन करवाओ 14 मई तक उसमें पंजाब में, और वहाँ गवर्नर साहब पाबंद थे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने की 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन का पीरियड था, और वो नहीं किया। चले उस पर डिबेट हुई कि वो सही था गलत था, लेकिन आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जब कोई असेंबली तहलील हो। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे। ठीक है, जो लोगों ने नहीं माना, तजलील की, बैठे हुए माशाल्लाह हमारे तारड़ साहब, इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर बड़ी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, गलत है, ये सब ठीक है, नहीं मानी उन्हें बात। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखिए इस वक्त आपने बात नहीं मानी तो आगे भी जाके जब आइन के अंदर 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएगा तो वो फिर भी एक होगा कि जी पहले भी हो चुका है तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन हमारा देखें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार इसमें हाईएस्ट बॉडी है, हमारा फर्ज होता है, हमारे अपने रूल्स कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। हमारे हिसाब से कि आइन के अंदर 90 डेज का पीरियड है, 224 में वो तहरीर हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने। ये नहीं होना चाहिए कि आपको देखिए सियासत ये आपको बेहतर बता सकेंगे, सियासी तौर पे इनके लिए अच्छा होगा फरवरी में जाए, क्योंकि जो हालात मुल्क के हुए आज जो हालात मुल्क के हो रहे हैं तो वो ये बेहतर जाएंगे कि सियासी तौर पे इनके लिए जाना सही है। एक जमात को अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसकी वो नहीं है तो चले जाए, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें, फिर क्या। लेकिन आइन में कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा। और कल हमारे चीफ मिनिस्टर से सिंध के मुराद अली शाह, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे कहा गया सीसीआई, जो हम कहते हैं इलीगल एक सीसीआई सही नहीं थी, हमसे कहा गया कि ये इसमें इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। यानी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गलत बोल रहे हैं, कहेंगे आपके टीवी चैनल पर बैठ के कि जी मेरा कंटेंशन ये था कि वहाँ ये सही नहीं थी, उनको वहाँ वोट, लेकिन उन्होंने कल टीवी पर बैठ के कहा जहाँ वो आपने कहा चेयर टेकर्स ना हो जाएं, तो उसी के कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि जी हम सबको यकीन दिलाया गया था कि 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उनका कानून कहता है इलेक्शन एक्ट का कि जी वो 4 महीने उनको दरकार है। आई थिंक सेक्शन 22 है इलेक्शन एक्ट का। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जी आइन के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि जी सेंसस हो जाएगा तो फिर आपको ये डिलिमिटेशन करानी मस्ट है। वो कहता है एक सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि डिलिमिटेशन करेंगे जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो अब पॉइंट इज दैट कि क्या उस सेक्शन 17(2) आइन के जो अंदर जो एक पीरियड दिया हुआ है उससे मावरा है कि उसको उससे ज्यादा जा सकता है। हमारा कंटेंशन ये है कि आइन विल प्रिवेल। आइन बट जुबैरी साहब, आपको सिंस यू आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, सर मुझे ये बताइए, आपको ये जो एक डिले नजर आ रहा है कि ये डिले होगा, आपको इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव किसी का नजर आ रहा है, किसी सियासी जमात का? क्योंकि इन्होंने कहा, मैं तो देखिए मेरा तो सारा देखिए हमारा कंटेंशन ये है कि इवन ये सीसीआई की मीटिंग होना जस्ट इलेक्शन की तहलील होने से 4 दिन पहले, 5 तारीख को ये हुई है, 7 को नोटिफाई, 9 को तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भिजवा दी। तो ये उस वक्त करना, जबकि प्रोविजनल रिजल्ट्स जो थे वो मई में आ चुके थे। ठीक है। और इलेक्शन प्लान पाबंद है इलेक्शन कमीशन सेक्शन 14 में अपने एक्ट के तहलील होने से 4 महीने पहले उसको इलेक्शन प्लान देना है, जिसमें वो भी देना है उनको डिलिमिटेशन और ये सारी चीजों का। अब ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्लान दिया 4 महीने पहले या नहीं, अपनी डिले की वजह से। मेरा कहना यह है कि 224 में इलेक्शन आपको 90 डेज में कराना है, उससे ऊपर गए तो वो फिर सियासी तौर पे जाएं नहीं। अच्छा, ये एक और बात छोड़ चुके फिर वो कंफ्यूज। सर एक और बात, मैं जरा इसका भी जरा जवाब दे दें, क्योंकि एक टिफ है या अब उसके ऊपर वजारत कानून की राय मांग ली है सदर मुमलिकत ने। सदर कहते हैं कि आइन के 48(5) के तहत ये मेरा इख्तियार है, मैंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तहलील की और ये मेरा इख्तियार है, मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की डेट मैंने देनी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नहीं जी, ये 58(1) के तहत असेंबली तहलील की गई है, इसलिए आपका इख्तियार नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी। मेरा मौक़िफ़ उस पर वो है, मैं समझता हूँ कि सदर की बात दुरुस्त है, उसके अंदर बड़ा वजन है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड कर रहे हैं। मुनीब साहब, मेरा भी वही व्यू है जो आपका व्यू है, और कल से मैं यही कह, देखें उसकी वजह बताऊं क्या है। आप देखिए जो ख़त का उन्होंने बड़ा एक बदतमीज़ी किस्म का और बड़ा एक तजलील किस्म का जवाब दिया, और आज डॉन में उस पर एक आप देखें डॉन में आज उस पर आर्टिकल भी है, जो 2 लफ्ज़ इन्होंने आखिर में इस्तेमाल किए उस ख़त में कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, इसके स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो स्कैंट कॉन्सिक्वेंस का पूरा एक एडिटोरियल है आज डॉन के ऊपर के उनके ख़त की, जिस तरह से उन्होंने सदर मुमलिकत की तजलील की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। देखिए
क्लियर बात है कि और ये जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, वो 4 अप्रैल की और 1 मार्च की, कि अगर सदर तहलील करता है असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हम आर्टिकल 48(5) के तहत उनको 2 चीजें करनी है, एक उनको तारीख देनी है और एक उनको केयर टेकर कैबिनेट बनानी है। अगर फर्ज करें वो तहलील नहीं करते, वो 48 घंटे में जाके तहलील हो जाती है, जो प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 58(1) में। 2 चीजें हैं, 51 में या तो साइन कर देंगे वो समरी, उसको तहलील कर देंगे, या वो 48 घंटे में हो जाएगी। तो ये दोनों 2 तरीके हैं जो असेंबली को तहलील करने के आर्टिकल 58(1) में दिया हुआ है। तो अगर वो 48 घंटे में होगी तो फिर आप सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में चले जाएंगे। फिर इलेक्शन, अब जो इन्होंने खुद पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया, पहले तक सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद दी बिल्कुल, आप तो उसमें अमेंडमेंट कर लिया, बिल्कुल इन्होंने उसको अमेंड कर दिया, उसको अमेंड करके कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अकलमंदी की और इन्होंने बात बड़ी रखी है इन्होंने पार्लियामेंट ने, उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, लफ्ज शुरू होता है सेक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन शैल गिव डेट और डेट्स। अच्छा, हम यहां भी देखिए, पहले पूरे कहते रहे कि इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए, यहां भी पावर दे दी इलेक्शन कमीशन को, दे विल अनाउंस द डेट और डेट्स, यानी इलेक्शन अलग अलग भी हो सकता है। तो आप ये देखिए, तो लेकिन इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा तारीख देने के लिए। यहां तो लेकिन सदर ने तहलील की, सदर को तारीख देनी, हाँ सदर ने बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए और तारीख देने के लिए पहले उनको दावत दे दी। चले, अच्छी बात है, उन्होंने सदर मुमलिकत, लेकिन वो इतनी बड़ा उनका ऑफिस है, चीफ इलेक्शन कमीशन, सदर का ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, सदर का ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर उन्होंने फिर लॉ मिनिस्ट्री से मांगा है। क्या जरूरत है उनको लॉ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ देगी कोई ओपिनियन, उनको खुद तारीख देनी चाहिए। आपके पास तारीख है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाबंद करता है, सदर को दे देनी चाहिए। आप ये कहते हैं सदर के पास इख्तियार है, सो बेसिकली दैट प्रूव्स द पॉइंट। कादमी साहब, वो खुद इख्तियार रखते हैं, बिल्कुल ठीक। कादमी साहब, बात यह है कि ताहिर साहब कहते हैं अगर हमारे लिए तो आइडियल माहौल है कि पीटीआई फारग हुई भी है, हम तो इंतखाबात में फौरन हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, अब जरा कानूनी मामला साइड पे रख दें, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहा, यानी आगे चला गया मामला, फरवरी के अभी 19-20 फरवरी का जिक्र तारड़ साहब ने फरमा दिया, इसका मतलब है कि 19-20 फरवरी के ऊपर ये राजी हैं, लेकिन बाकी दोनों जमातें राजी नहीं है जो इनके साथ कोalition गवर्नमेंट में थी। वजह क्या आपको नजर आती है कि वो राजी नहीं है और तारड़ साहब बिल्कुल सुकून में है, बल्कि चाय भी पी रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तारड़ साहब है हमारे भाई, हम तो इनसे राजी हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने इनको वोट देने हैं, क्या वो लोग इनसे राजी हैं? पहला इशू ये है कि जो आप शुरू में आपने इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किया, आप कुछ हफ्ते पीछे चले जाएं, IMF से एक डील हुई थी और उस डील के बाद किसने क्या क्या क्रेडिट लिया था कि जनाब आम की 3 पेटियां दे के 3 अरब ले लिया, और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि इस डील के नताइज निकलेंगे 2-3 हफ्तों के बाद, और फिर पता चलेगा कि आवाम के ऊपर क्या महंगाई, किस तरीके से महंगाई जो एक तरह से आफत बन के गिरेगी, और ये उसी का हम नतीजा देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है पिछली हुकूमत करके गई है, काकड़ साहब की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। आप उठा के देख लें हालिया दिनों में, आप गूगल करके देख लें, आपको हर रोज़ पता चलेगा कि जनाब बिजली की इतनी कीमत बढ़ा दी गई, उसमें ये कर दिया गया। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो पिछली हुकूमत को जाता है जो इस वक्त महंगाई का तूफान है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखिए मेरे ख्याल में आईने पाकिस्तान दुनिया का लचकदार तरीन रिटर्न डॉक्यूमेंट है मेरी नज़र में, इसलिए कि मैं आईनी और कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन बड़ा हम्बली ये कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं जिस प्रोग्राम में बैठता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, जिस चीज़ को देखता हूँ, जिस मुकदमे को सुनता हूँ, हर कोई आइन की अपनी तशरीह करता है। तो इससे ज़्यादा लचकदार जो है आइन मैंने अपनी दुनिया में कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं देखा। कम अज कम आप आइन की लचक परखने के काबिल तो हो गए हैं आईने पाकिस्तान की। जी, आइन तो मतलब आइन की अनप्रेसिडेंटेड किस्म की उसमें जो है ना, वो कहते हैं जो लचक हमारी सियासी जमातों ने एक दूसरे की तरफ दिखानी थी, एक दूसरे को अकोमोडेट करना था, जिस तरीके से आइन से ये हर चीज़ अकोमोडेट करवाते हैं, उस आइन के तहत 90 रोज में भी इंतखाबात होते हैं। साहब, ये तारड़ साहब इतने पुरसुकून क्यों हैं और बाकी दोनों इस्तराब में क्यों हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और जमात JUIF? तारड़ साहब सुकून में है, बाकी जोर नहीं सुकून में, वजह क्या है? मैं आपको तारड़ साहब का सुकून पसंद नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा सुकून में चले गए हैं। मुझे एक तो शुक्र करे काज़मी साहब ने पिछली से पिछली हुकूमत पे कुछ मलबा तो डाला। उन्होंने कहा कि IMF की डील की वजह से है, तो उन्होंने वो शख्स भी याद करा दिया जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उस शख्स का भी तो कंट्रीब्यूशन मानना चाहिए ना। वो कहते हैं वो बहुत पुराना हो गया, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो डील डिले हुई थी बस। देखें,
पॉइंट आप अगर फिंगर्स पॉइंट करनी हो तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये कोई 16 माह की कहानी नहीं है मुनीब साहब। हमें कौम को बताना पड़ेगा ये 75 साल की स्टोरी है, ये 75 साल की नाकामियां हैं। और जो मैं आइन की लचक की बात कर रहा हूं ना, जिस तरीके से हमने आइन को निचोड़ा है, ये उसका नतीजा है। हालिया दिनों में 2 वाकयात जो हुए ना, 2 लिफ्ट के वाकयात हुए, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टोरी है। कभी हमारी लिफ्ट जो है कहीं पे जाके मौलक हो जाती है, इतनी आज़ादी होती है हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किधर जाना है, और कहीं पे हमारी लिफ्ट जो इतनी लिमिटेड हो जाती है कि हम सफोकेशन महसूस करना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ महदूद हो जाती है। तो हमने ये देखना है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें सबका अपना अपना किरदार है, हर किसी का अपना अपना किरदार है। क्या वो किरदार वो अदा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो जरूर रहेगी। जहां तक ये ताल्लुक है कि ये क्यों सुकून में, देखें जिस वक्त ये आई थी हुकूमत, मैंने उसी वक्त अर्ज की थी कि जब ये हुकूमत जाएगी तो पीपल्स पार्टी वाले मोजिज दोस्त कहेंगे कि हमारे पास तो शाजिया मरी साहिबा थी, वो गरीबों में पैसे बांट रही थी, हमारे पास तो स्पीकर साहब थे, वो आइन को लुक आफ्टर कर रहे थे। देखें सारी बुराइयां तो वो डार साहब कर गए, वो मिफ्ता साहब कर गए। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का कह दिया है, लेकिन उनके कानूनी मसाइल हैं, तो जरा जुबैरी साहब से हम रहनुमाई भी लेंगे कि क्या उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या कानूनी ऑप्शन निकल सकती है? वो आएंगे, गिरफ्तार होंगे, या उनको अदालत कोई लेवरेज दे सकती है? ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तार साहब आपको बहुत मुबारक हो। किस बात की? आपको मुबारक पहले वसूल तो करें। खैर हम तो वैसे ही पॉलिटिशियन है ना, हम तो मतलब मुबारक वसूल करते थे। मुबारक किस बात की वसूल करें कि मियाँ साहब फाइनली माशाल्लाह सेहतियाब हो गए? नहीं देखिए, सेहतियाबी की मेरा ख्याल है बात नहीं है। नहीं सर, मैं तो उनका वकील रहा हूँ। नहीं, आप उनके वकील रहे हैं, मैं उनके जो भाई हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनसे जब मैंने आखिरी दफा पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। वो आपने इंटरव्यू किया, आपने ठीक पूछा, उन्होंने भी ठीक जवाब दिया। मैंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे। अब मुझे डॉक्टर का सिर्फ ये पूछना है कि वो तिब्बी डॉक्टर हैं, वो रूहानी है या अस्करी है? बात सीधी है। जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग बेंच ने और जजेस ने निकाला, और उसके बाद उनकी डे टू डे उन्होंने नैब का केस चलवाया और उनको सजा दिलवाई, तो तब जेल कंट्रोल होती थी। शहजाद अकबर साहब मरहूम, या अभी पता नहीं, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे। अच्छा इधर ही, अच्छा नजर नहीं आए बड़े दिनों से, इंग्लैंड में बैठे हैं, सॉरी, अल्लाह ने जिंदगी दे, नजर नहीं आए। मैं कहा अदालतों में वरना नजर आते थे ना। खोसा साहब चलते फिरते हैं, आप हर बंदे को मरहूम करने के चक्कर में किसी को लिफ्ट में बंद करते हैं, किसी को क्या करते हैं। शहजाद अकबर साहब जो है वो और इमरान खान साहब जेलें कंट्रोल करते थे। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, हार्ट की परफोरेशन, हार्ट उनका प्रिक हुआ था ड्यूरिंग सर्जरी, जब वो बिल्कुल हुआ था, और वो बड़ा सीरियस। तो जब वो 6-6 महीने डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था, अद्वियात बाकायदा रोक ली जाती थी, तो उनकी बिल्कुल हालत बिगड़ी वाली वजन कस्टडी, और बड़ी बुरी तरह बिगड़ी। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि जब वो गए यहाँ से तो ही वॉज इन बैड शेप, ही वॉज इन बैड हेल्थ। तो ऑब्वियसली वहां जाके उनकी सेहत भी बेहतर हुई है, उन्होंने इलाज मुआवजा भी कराया है, उनके मामलात भी बेहतर हैं। तो मतलब आप ये कहते हैं कि मामलात भी बेहतर हुए, सेहत भी बेहतर हुई। व्हेन वी से मामलात, तो फिर उसके मामलात की और भी एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना। हाँ, मैं मामलात से मेरी मुराद ये है कि एक शख्स को सजाए मौत की काल कोठरी से निकाल के एक बेहतर माहौल मिला। तो ऑब्वियसली जब गए थे तो वो अरेंजमेंट बाजवा साहब के साथ करके गए थे, इमरान खान साहब ने भिजवाया था? देखिए, बाहर भेजने का फैसला इमरान खान साहब की सरबराही में काबीना ने किया था ना, बाद में वो फौरन ही पीटना शुरू हो गया, जिसमें हाँ देखिए ना, वो इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया। एंड आई थिंक इमरान खान साहब को नवाज शरीफ इन जेल was dangerous for इमरान खान। मेरा ख्याल है उनको लगा कि मैं जाने दूं तो ये बेहतर है, बाद में जो मर्जी रोना पिटना। एक सेकंड में जवाब दिया, वापस मियां साहब आएंगे तो पहले उनको जेल जाना पड़ेगा या जरूरी नहीं है? इस पे दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, तो वो हमारी लीगल स्ट्रेटजी है, हम किस तरह आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मतलब वो आप अभी यहाँ बताना नहीं चाह रहे, वो तुझे दसना नहीं चाह रहे, लेकिन चले अब फाइनली अब तो मुबारक वसूल करने वाली बनती है आपकी। नहीं, मुबारक तो बिल्कुल है, खैर मुबारक। मैंने बड़ा जबरदस्ती आपसे खैर मुबारक नहीं, आजकल ना देखे ना, उन्होंने अभी इतनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इतनी मुबारक ले ली पीटीआई ने, लीडर अभी तक अंदर 4 दिन हो गए, तो इसलिए जरा देखभाल के मुबारक लेनी चाहिए। अच्छा जुबैरी साहब, सर जरा ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर उनको व्हेन ही रिटर्न्स, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि सिंस वो अपील फाइल कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनका क्या स्टेटस होगा? विल ही हैव टू बी अरेस्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट, या अदालत उन्हें दे सकती है मार्जिन बीच में कोई हिफाजती जमानत वगैरह का? देखिए, पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज कर दूं, ये जो खोसा साहब की बात की गई कि वो ओवर क्राउडेड लिफ्ट थी, अगर कोई लिफ्ट ओवर क्राउड हो जाती है तो चलती ही नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात है कि वो 21 की उसकी कैपेसिटी थी और 14 या 15 लोग थे उसके अंदर। अच्छा। वो फंस गई। और वो आपको पता है लतीफ़ खोसा साहब दिल के पेशेंट हैं, 4 स्टंट्स लगे में, सफोकेशन हो सकती नहीं। तो इसको आई थिंक इस पर मजाक करना कि किसी की ज़िंदगी, और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लोगों की अमवात भी हो जाती हैं जब वो लिफ्ट फंस जाती है। और 1 घंटे तक उस एक बुजुर्ग और सीनियर हमारे मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे उनकी मुख्तलिफ उनकी डेजिग्नेशंस रही हैं। तो इस तरह से बात करना कि जी वो ओवर क्राउडेड थी, पहले आई थिंक फैक्ट्स मालूम कर लें जाए तो बहुत अच्छा रहता है। खैर एनीवे जो तो हमने एक रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है। दूसरी बात रही हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। देखिए एज़ फार एज आई नो उनकी एक कन्विक्शन हुई भी है जी। और इनको इस कन्विक्शन के दौरान इनको बाहर जाने दिया, और जैसे अभी 2 कन्विक्शन है उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो अच्छा उनकी जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड नहीं हुई है। अगर वो सस्पेंड नहीं होती और वो आते हैं तो नेचुरली उनको फिर मोस्ट प्रॉब्ली जेल जाना होगा। लेकिन अब इनके वकला के ऊपर है कि वो उनके आने से पहले क्या वो जजमेंट सस्पेंड करा सकते हैं। अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम, ये तारड़ साहब आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनका स्टेटस इस वक्त क्या है। क्या वो क्योंकि मुझे जहाँ तक जो बातें होती रही हैं टीवी पे, मैं देखता रहा हूँ कि उनको मफरूर का कहीं उन पर कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं शुरू कर दी कि मफरूर की जो होती हैं, तो अगर वो हो गई हैं तो फिर इनको हैंडल करना पड़ेगा उस हिसाब से। काज़मी साहब टुवर्ड्स द एंड ये एक अहम मामला है, पीएमएलएन का रिवाइवल इस पर डिपेंड कर रहा है कि वो खुद को सियासी तौर पर बहुत स्ट्रेंथन करेंगी, कर पाएगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आते हैं और वो कैंपेन के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा पीएमएलएन के लिए? उनके आने से नून लीग को यकीनन फर्क पड़ेगा। अभी भी वोट मियां नवाज शरीफ साहब का है। आप किसी जगह भी चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कैंपेन करते रहे, वो जान नहीं पड़ सकती जो मियां साहब के आने से उनके वोटर सपोर्टर में पड़ेगी। हाँ, अब आम वोटर पे इसका किस हद तक फर्क पड़ेगा मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में जो 16 महीने के दौरान कारकर्दगी देखी गई और इस वक्त जो बिजली के बिलों और दीगर जो महंगाई के हवाले से हालात हैं, मुझे ये लगता है कि उनके आने से भी इस वक्त किसी तरीके से भी पीडीएम और उनकी जो इत्तेहादी जमातें, उनका रिवाइवल नहीं हो सकता इतनी जल्दी। बहुत शुक्रिया जनाब तारड़ साहब, ज़ुबैरी साहब और अजहर काज़मी साहब। इस सेगमेंट का हमारा वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए, वापस आएंगे। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासी हालात के ऊपर एक बेहतरीन तज्जिया उनसे हम हासिल करेंगे, हो क्या रहा है और मामला जा किस तरफ चलता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत पर भरपूर नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। सबसे पहले सर, इस वक्त इंतखाबात के हवाले से बात ज़रूर हो रही है, लेकिन जो माहौल है मुल्क के अंदर, रिकॉर्ड महंगाई हो चुकी है, डॉलर रुपी पैरिटी आपके सामने है, ओपन मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा, बिजली के बिलों के हवाले से लोग सरापा एहतजाज हैं, यहाँ तक कि बिजली कंपनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातें क्या कनेक्ट कर पाएंगी अपने वोटर सपोर्टर से, और क्या लेकर अवाम के पास जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यकीनी तौर पर महंगाई तो होगी, लेकिन वो जो हुकूमतों से निकले हैं वो अवाम को कन्विंस कर पाएंगे कि उन्हें दोबारा वोट किया जाए? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। ये जो इलेक्शन से तो कोई मुफर नहीं है। 1 महीने ताख़ीर हो जाए या 2 महीने ताख़ीर हो जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो उसे मुलतवी कर नहीं सकते। तो जो अहले सियासत हैं उनको उसे फेस करना है। जिन्होंने हुकूमत संभाली थी वो अपने लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और जो उनसे पहले थे उनको भी बताना पड़ेगा। तो एक दूसरे को कोसने का मुकाबला होगा। देखें कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है, क्योंकि कारकर्दगी जो है वो तो किसी हुकूमत की भी, खा वो पीटीआई की थी खा वो पीडीएम की थी, कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि जैसे मसाली कहा जा सके, ठीक, और जिसके लिए वोट मांगे जा सकें और लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि अब उनके लिए दूध और शहद की नहरें होंगी और बड़ा खुशहाली उनका इंतज़ार कर रही है। तो मुश्किल हालात हैं, उनमें से हम गुज़रे हैं और मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। और बिजली के बिल जो हैं उन्होंने तो कोहराम मचा दिया है। यानी अगर आमदन 25,000 है, बिल 20,000 है, आमदन 20,000 है, बिल 15,000 है। तो आप बताइए, ये तो कुछ मौजूदा हुकूमत को भी कुछ करना पड़ेगा। सही। और फिर बिलों के अंदर एक टैक्सों की भी एक बड़ी मिकदार जो है मौजूद है, भारी भरकम। शामी साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है,
एस्टैब्लिशमेंट बदल गई, अदलिया के अंदर एक चेंज ऑफ कमांड होने वाली है यकीनी तौर पर। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो आपके मुशाहिदे के मुताबिक कुछ गारंटीज अपने साथ यकीनी तौर पर लेकर आएंगे, और ख़ास तौर पर इस बात की गारंटी कि जिन केसेस के अंदर उनको सज़ा हुई, जाहिर बात है वो अदालती अमल है, उनमें एक्विटल भी होगा और इंतखाबात यकीनी तौर पर होंगे। देखिए, गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, और दे तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब देखें, हमारी अदलिया है, हमारे दफाई अदारे हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, और सब मिलकर ही डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं ना। और कोई एक वादा कर ले तो दूसरा उसकी खिलाफ वर्जी कर गुजरता है, और किसी एक की कारगुजारी जो है वो दूसरे को संभालना पड़ सकता है उसे। मगर मेरा ख्याल है कि एक ऐसा माहौल ज़रूर मुयस्सर आ जाएगा जहाँ नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उन पर ऑब्जेक्टिवली गौर हो सकेगा, और जस्टिस कायदी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अदालत है वो उनको एक ऐसा माहौल ज़रूर फ़राहम करेगी जिसमें उनकी बात सुनी जाए और उस पर गौर किया जाए, और नतीजे में उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर यह समझा जाए कि वो टहलते हुए आएंगे और रिलीफ उनकी खिदमत में हाथ बांधकर पेश हो जाएगा, तो मैं ख्याल ऐसी बात नहीं होगी। रिस्क तो कुछ उनको लेना पड़ेगा, और सियासत में रिस्क लिए बगैर काम चलता नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, जब वो नहीं आएंगे तो तब भी मामला आगे नहीं चलेगा, उनकी सियासत रुक जाएगी और उनको मैदान में उतर कर मुकाबला करना होगा। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, देखें किस तरह वो आगे बढ़ते हैं। शामी साहब, ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख से भी शायद बताया जा रहा है कि मशरूत है उनकी आमद वापस। अगर इलेक्शन डिले हो जाता है किसी वजह से भी, हमें नहीं पता, हम एक अनसर्टनिटी के माहौल में हैं, तो मियां नवाज शरीफ के लिए दुरुस्त होगा कि वो आगे ले जाएं, या उन्हें अब आ जाना चाहिए जो वक्त अनाउंस हो चुका है उस पर? देखिए, इलेक्शन गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए तो मुलतवी हो नहीं सकता। ठीक है, ये कोई मार्शल लॉ तो लगा नहीं हुआ कि जिसमें आप 90 दिन का कह के फिर उसके 8 साल गुजार देंगे। तो इंतखाबात तो कराने पड़ेंगे ना। ठीक, उसके और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कुछ ना कुछ तो खतरा भी मोल लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जो लीडरशिप होती है, राइट, वो घबराती नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो मसाइल का और मसाइब का सामना करती है, और इसी ये तो कहते हैं ना, उसने कहा ना कि तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबरा है औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे सेगमेंट में। आपने एक बेहतरीन तज्जिया उनकी तरफ से हमारे सामने आया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।